हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट देख चुके हैं, तो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लो। और आप लोग अगर IBPS SO या जुडिशरी या फिर AIB की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो लिंक और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 किसे परिभाषित करती है? चार्ज, मोर्गेज एंड इट्स वेरियस काइंड्स, या फिर लीज, या फिर गिफ्ट। आंसर दीजिए 5 सेकंड में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है मोर्गेज। ओके, मोर्गेज को 58 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सेल एंड अ मोर्गेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी? अचल संपत्ति की बिक्री और बंधक के बीच मूलभूत अंतर क्या है? मतलब कहा गया है एक तरीके से कि बिक्री, सेल और मोर्गेज में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये चीज नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन छोड़ो, रियल में बता देता हूँ। सेल होती है, ट्रांसफर एब्सोल्यूट हो जाता है। ओके, जैसे कि आपके पास ये कार है, ठीक है, ये कार है आपके पास, आपने पैसे लिए और ये कार ए को बेच दी। ठीक है, वो कार के पैसे लिए आपने 50,000 और ये कार बेच दी आपने ए को। अब आप इसके मालिक नहीं बचे, ए मालिक हो गए, ए कुछ भी करे उस कार के साथ। और मॉर्गेज में मतलब बंधक में क्या होता है, आपने ए से बोला कि ये मेरी कार है और कार रख लो तुम मेरे को, और मेरे को तुम 20,000 रुपये दे दो। ठीक है, ठीक है, आप भी हो, ये ए है। आपने कहा कि मेरी कार रख लो और 20,000 रुपये दे दो, और मैं तुम्हें 2 महीने बाद वो 20,000 रुपये वापस दे दूंगा ब्याज के साथ। ये बोलता है ठीक है भाई, 20,000 रुपये ले लो और ब्याज के साथ वापस दे देना। तो ये क्या हुआ, ये बंधक हो गई। ठीक है, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक एक कार चलाएगा, कार का यूज करेगा, और जब पैसे दे दोगे तो फिर वो कार आपकी हो जाएगी दोबारा। ओके, तो यही डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन अ सिंपल मॉर्गेज अंडर सेक्शन 58B ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द मॉर्गेजर संपत्ति अंतरण की धारा 58B के तहत साधारण बंधक में बंधककर्ता डिलीवर्स possession of the property in the mortgage, या फिर retains possession and pays no interest at all, या फिर does not deliver possession but binds himself personally to repay and agree expressly that the mortgage has the right to cause the property to be sold in debt, या फिर sells the property absolutely with a condition of repurchase। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा, पोजेशन डिलीवर नहीं होता है, लेकिन होता ही है अगर पैसे आप वापस नहीं दे पाते हो व्यक्ति के, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर उससे पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन वर्ड वुड विच काइंड ऑफ mortgage does the mortgagee take possession of the property and retain the rents and profits in lieu of interest on the loan instead of the mortgager making personal repayment? इंग्लिश मॉर्गेज में ऐसा होता है, हिंदी में बोल देता हूँ। किस प्रकार के बंधक में बंधकदार संपत्ति का कब्जा लेता है और बंधककर्ता द्वारा व्यक्तिगत भुगतान करने के बजाय ऋण पर ब्याज के बदले किराया और लाभ रखता है? तो ऐसा कब होता है इंग्लिश मॉर्गेज में, सिंपल मॉर्गेज में, या यूजिफ्रैक्टरी मॉर्गेज में, या फिर अनोमलस मॉर्गेज में? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, आई होप आपको पता होगा आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर। यह है यूजिफ्रैक्टरी मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज कई प्रकार की होती है, एक बार देख लेना अपनी बेयर एक्ट में या फिर बुक वगैरह हो उसमें देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 60 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद संपत्ति अंतरण की अधिनियम की धारा 60 किससे संबंधित है? कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट, या फिर मॉर्गेजर्स राइट टू रिडीम, या मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, या फिर मॉर्गेजीज राइट टू फोरक्लोज? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा मॉर्गेजर्स राइट टू रिडीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्सिमम वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज? एक बार बंधक हमेशा बंधक, सूक्ति का क्या अर्थ है? तो द मॉर्गेजर्स राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी डिफीटेड और फेटर्ड बाय एनी क्लॉज और कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस
दैट मेक्स द रिडेम्पशन इल्यूजरी, या फिर अ मॉर्गेज ट्रांजैक्शन वंस क्रिएटेड कैन नेवर बी पेड ऑफ, या फिर अ मॉर्गेज ऑटोमेटिकली बिकम्स द एब्सोल्यूट ऑनर आफ्टर 1 ईयर, या फिर मॉर्गेज कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी थर्ड पार्टी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा, द मॉर्गेजर्स राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी डिफीटेड or fettered by any clause or contractual restriction that makes the redemption illusory. Okay, next question हमारा, सेक्शन 91 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद, संपत्ति अंतरण की धारा 91 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पर्सन हु मे सू फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, या फिर प्रायोरिटी अमंग मॉर्गेजेस, या मार्शलिंग सिक्योरिटीज, या फिर राइट ऑफ सब्रोगेशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा, पर्सन्स हु मे सू फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉर्गेजेस? बंधकों के संदर्भ में प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या क्या अर्थ है? इट रेफर्स टू कन्वर्टिंग अ मॉर्गेज इनटू वन एन आउटराइट सेल, या फिर इट रेफर्स टू द ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज आफ्टर 10 years, या it refers to the mortgagor's right to sell the property without the mortgagee's consent, या when a person other than the mortgagor pays off a prior mortgage, they step into the shoes of the paid off mortgage and acquire the same right that mortgagee had. आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में, फिर इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, when a person other than the mortgagor pays off a prior mortgage, they step into the shoes of the paid off mortgagee and acquire the same rights that mortgagee had. ओके, तो होता ये है कि मान लो कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखी, ठीक है, तुम ए हो, ये बी को गिरवी रखती है अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, गिरवी रख दी, कार मान लो कर दी, ठीक है। अब तुम तो चुका नहीं पा रहे लोन, तो तुम्हारा दोस्त है सी, वो उस कार का लोन चुका देता है, बी को दे देता है। ओके, अब जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास चली जाएगी, और जो है मोर्गेजी के स्थान पर सी अब उसका मोर्गेजी का जो है टाइटल वो रख लेगा। अब तुम्हें बी को पैसे नहीं देने, तुम्हें अब सी को पैसे देने, इसका ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 981 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 81 किस सिद्धांत से संबंधित है? मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मोर्गेजी, या फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन, या कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट, या फिर सब्रोगेशन। तो आंसर दीजिए इनमें से क्या है 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। ओके, एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एज अप्लाइड टू सक्सेसिव मॉर्गेजेस ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज? एकाधिक संपत्तियों के क्रमिक बंधकों पर लागू क्रम बंधन के सामयिक सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है? टू कंबाइन मल्टीपल अनरिलेटेड प्रॉपर्टीज इनटू सिंगल न्यू टाइटल, या फिर टू अलाउ द मॉर्गेजर टू escape इसके liability for the debt entirely, या फिर to prevent a prior mortgage who has security over multiple properties from arbitrarily choosing to satisfy the debt entirely from a property to the a subsequent mortgage is also relying upon their unfairly prejudicing the subsequent mortgage, या फिर to automatically cancel or mortgage on a property after the first default। आंसर दीजिए इसका। टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मिस मत करना, छोड़कर मत भागना। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, ठीक है। पढ़ूंगा नहीं, इतना लंबा है, खुद ही पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 100 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 किसे परिभाषित करती है? लीज, मॉर्गेज, एक्शनेबल क्लेम, या फिर चार्ज को। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो देखिए इसका आंसर, ये है हमारा चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ चार्ज एंड अ मॉर्गेज अंडर प्रॉपर्टी लॉ? संपत्ति कानून के तहत भार और बंधक के बीच आवश्यक अंतर क्या है? देयर इज नो डिफरेंस, या फिर अ चार्ज कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय अ कोर्ट डिग्री whereas a mortgage cannot, या फिर a charge always requires registration whereas a mortgage never does, या a charge does not involve any transfer of interest in the property whereas the mortgage involves the transfer of a specific interest as security. 5 सेकंड दे दिए ना आंसर को। अगर बेरेक्ट है तो बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट में देखो चार्ज और मॉर्गेज क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं। और आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा आंसर डी, ठीक है। अ चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी whereas a mortgage involves the transfer of a specific interest as security। बाकी एक्सप्लेनेशन है पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ mortgage A mortgages his house to B by depositing the title deeds with B in a city notified for this purpose with the intention of creating security for loan, but without executing any separate written mortgage deed। What kind of mortgage is this and is it valid? तो उसका साफ कहना ये है कि ए ने अपना घर जो है बंधक कर दिया बी के पास में, और उसने जो कागज थे उसके वो घर के वो नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है घर का कब्जा दे दिया। तो ये क्या वैलिड रहेगा? यह बिल्कुल भी वैध बंधक नहीं है, क्योंकि कोई विलेख लिखित विलेख निष्पादित नहीं है, ठीक है। या फिर दिस इज वॉइड बिकॉज ओरल मॉर्गेज आर प्रोहिबिटेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, या फिर दिस इज वैलिड मॉर्गेज, या फिर दिस इज ऑटोमेटिकली as use a factory mortgage requiring every delivery of possession of the house itself। तो ए जो था उसने अपने जो कागज थे घर के वो उसको गिरवी रख दिए और मॉर्गेज कर दिया, तो उसमें कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है। और इसको कहते हैं डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर तो देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 82 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद, संपत्ति अंतरण की धारा 82 किससे संबंधित है? प्रायोरिटी ऑफ मॉर्गेज, या फिर कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट वेयर सेवरल प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज्ड फॉर वन डेट, या फिर मार्शलिंग सिक्योरिटीज, या फिर राइट ऑफ रिडम्पशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आई होप सबको आंसर पता होगा। तो ये है कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट वेयर सेवरल प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज्ड फॉर वन डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under the general scheme of mortgage law, once the mortgage debt is fully paid off, what remedy is available to mortgager if the mortgagee refuses to hand over documents or deliver possession? बंधक कानून की सामान्य योजना के अंतर्गत बंधक पूर्ण रूप से चुका दिए जाने पर यदि बंधकदार दस्तावेज सौंपने या कब्जा देने से इनकार करता है तो बंधककर्ता को कौन सा उपचार उपलब्ध है? तो द मोर्गेजर कैन सू फॉर रिडम्पशन, या सीकिंग फॉर possession, या फिर the mortgagor must repurchase the property at current market value, या फिर the mortgagor can only claim monetary damage, never the property itself, या फिर the mortgagor has no remedy and permanently loses the property। आंसर इसका 5 सेकंड्स में दीजिए आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो ये है हमारा आंसर है, मोर्गेजर के पास में राइट है सू करने का, ठीक है। जब उसकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है और वो वापस नहीं दे रहा है पेमेंट करने के बाद भी, तो फिर मॉर्गेजर उसको सू कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अंडर सेक्शन 58C ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अ मॉर्गेज बाइट्स कंडीशनल सेल इन्वॉल्व्स, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58C के तहत सशर्त बिक्री द्वारा बंधक में क्या शामिल है? द मॉर्गेजर डिलीवरिंग possession एंड रिसीविंग rents in lieu of interest, या फिर the mortgager ostensibly selling the property with a condition that on default of payment the sale becomes absolute, or that on payment the sale becomes void, या फिर the mortgager personally consenting to repay without any condition on sale, या the mortgager depositing the title deeds without any written instrument। इसका आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। Here the mortgager ostensibly selling the property with the condition that on default of payment the sale becomes absolute or that on payment the said become void। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, mortgage by conditional sale बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is a mortgage by conditional sale sometimes a source of litigation in distinguishing it from an outright sale with the condition of repurchase। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक कभी कभी पुनर्खरीद की शर्त वाली पूर्ण बिक्री से इसे अलग करने में मुकदमेबाजी का स्रोत बन जाता है। बिकॉज सच ट्रांजेक्शंस और ऑलवेज ऑटोमेटिकली void by statute, या फिर बिकॉज बोथ ट्रांजेक्शन कैन अपीयर सिमिलर ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, सो कोर्ट्स मस्ट एग्जामिन द सब्सटेंस एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इंक्लूडिंग वेदर अ डेट relationship exists to determine the true nature of the transaction। Yeah, because the two transactions are legally identical with no distinction at all, या फिर because only foreign nationals can enter into either transaction। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये बी वाला है, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन दोनों ही सिमिलर देखते हैं तो कोड को देखना पड़ता है कि इंटेंशन क्या थी, पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ दो इसको, इसको भी, इसको भी। हाँ, क्वेश्चन 21, सेक्शन 1015 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 किसे परिभाषित करती है। चार्ज को, मोर्गेज को, लीज को, या फिर गिफ्ट को। 5 सेकंड्स में आंसर। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लीज एंड अ लाइसेंस ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति पर पट्टा और अनुज्ञा के बीच मूलभूत अंतर क्या है। तो अ लीज ट्रांसफर्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, a right to enjoy it, whereas a license merely grants permission to use the property without creating any interest in it। या फिर a lease is always for a movable property, whereas a license is always for a movable property। या a license always requires registration, whereas lease never does। या there is no legal restriction between two। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये ए है, क्योंकि लीज ट्रांसफर करती है इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉय इट, बट लाइसेंस परमिशन तो देता है प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, लेकिन कोई क्रिएट नहीं करता इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 किससे संबंधित है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेसी, या फिर रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर, या फिर ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूज। आंसर इसका दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेजेस। और ड्यूरेशन वाला जो पॉइंट है वो एक बार पढ़ लेना, लीज वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और एग्जाम में आता है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल या फिर किसी और काम के लिए 1 साल का रहता है लीज का सिस्टम, बाकी मंथली रहता है। ओके, तो देख लेने एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A leases his residential flat to be with no written agreement specifying the duration of the tenancy and there is no legal usage to the contrary, what is the default duration of this lease and what notice is required to terminate it। ए अपना आवासीय फ्लैट फ्लैट बी को बिना किसी लिखित अनुबंध के पट्टे पर देता है जो किराएदारी की अवधि निर्दिष्ट करे, और इसके विपरीत कोई स्थानीय प्रथा भी नहीं है। इस पट्टे को डिफॉल्ट अवधि क्या है और इसे समाप्त करने के लिए क्या नोटिस आवश्यक है। तो नहीं आवश्यक है, या फिर इफ इट इज डीम्ड अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर टर्मिनेबल बाय 6 month notice, या फिर it is deemed a permanent perpetual lease that can never be terminated, या फिर it is deemed a lease from month to month terminable by 15 days notice expiring with the end of the month of the tenancy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेयर एक्ट से अपनी आंसर दीजिएगा। पहले आप बेयर एक्ट या बुक पढ़िए, उससे आंसर दीजिएगा कमेंट में। ओके, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, व्हाट इज द जनरल लीगल इफेक्ट व्हेन अ लेजी without the lessor's consent sublets the parts with the possession of the leased property in violation of a condition in lease prohibiting this।
जब पट्टेदार पट्टेदाता की सहमति के बिना पट्टे की उस शर्त का उल्लंघन करते हुए जो इसे प्रतिबंधित करती है पट्टे की संपत्ति को उप पट्टे पर दे दे या उसके कब्जा छोड़ देता है, तो इसका सामान्य कानूनी प्रभाव क्या है? द सबलीज ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्राइमरी लीज रिप्लेसिंग द ओरिजिनल लीज एंटायरली, या फिर द लेजर automatically loses all rights to the property. Yeah, the lease becomes voidable at the option of the lessor, who may seek forfeiture subject to the lessee's right to seek relief against forfeiture in appropriate cases. या फिर nothing happens such a condition has no legal effect whatsoever. Okay, तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द लीज बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द लेजर who may seek forfeiture subject to lessee's right to seek relief against forfeiture in appropriate case. ओके एक्सप्लेनेशन नीचे है, देख लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना और कमेंट में बताना कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। और एक अनाउंसमेंट है, अगर नोट्स चाहिए हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या आईबीपीएस की या तीनों की, तो नोट्स और एमसीक्यूज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। ये सब मटेरियल आपको 399 में मिलेगा। जस्ट स्कैन द क्यूआर फॉर पेमेंट या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट। बाकी 1 से 2 घंटे में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।